Hello students, welcome back to our channel. We are again going to start with the textual question answer, that is force chapter number 8, class 9. Textual question answer. Hopefully everyone is fine. So our first question is, an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. So our solution is, yes, it is possible. An object move in some direction with constant velocity will continue in its state of motion as long as there are no external unbalanced force acting on it. ये पॉसिबल है. हमने पढ़ रखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा जब तक उसे अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए. ओके. इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट एक्ट अपॉन इट. आपको भी पता है, अगर किसी को कोई भी स्टेट चेंज करनी है तो हमें डेफिनेटली अनबैलेंस फोर्स उस पर लगाना ही पड़ेगा. तो और अपना जवाब है यस. अभी भी किसी को नहीं समझ पड़ा तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक बॉल है जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. हमने दोनों तरफ से इसके फोर्स लगाया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से 5 न्यूटन का. तो आपको पता है यहाँ पे नेट फोर्स क्या आने वाला है. इस सिचुएशन में नेट फोर्स विल बी 0. क्लियर है. तो मतलब अभी भी बॉल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, स्टिल उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, बट ये कैसा फोर्स था? बैलेंस्ड फोर्स था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, तो आई विल रिजॉल्व इट. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट वेट, पर्दा खुल ही रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. भाई ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ. So when a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explanation. Okay. So जब एक कारपेट को हम बीट करते हैं स्टिक्स के साथ तो उसमें से डस्ट कैसे बाहर आता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज को. ये इमेज से हमें क्या पता चलता है, अगर हमने डस्ट कारपेट के ऊपर स्टिक मारी तो डेफिनेटली कारपेट मोशन में आ जाएगा, और जो डस्ट चिपकी हुई थी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पजेस कर रही थी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ. इसमें होगा क्या, तो कारपेट आगे की तरफ मूव हो जाएगी और डस्ट चिपकी हुई थी जो कि वहीं पे रह जाएगी, और अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी. इस तरीके से कारपेट में से डस्ट अलग हो जाएगी यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आइए अब देखते हैं आपको आंसर्स कैसे लिखना है. तो व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, द स्टिक exerts a force on the carpet which set it in motion. The inertia of the dust particles residing on the carpet resists the change in the motion of the carpet. Therefore, the forward motion of the carpet exerts a backward force on the dust particle, setting them in motion in the opposite direction. This is why the dust comes out of the carpet when beaten. आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं. देखिए, आपको समझना और लिखना दोनों ही आना चाहिए. ओके. मूविंग अहेड विद द न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपको कोई भी डाउट हो सेकंड के रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं. चलिए, वी आर मूविंग अहेड विद द नंबर 3rd क्वेश्चन. So you can see here the question number 3rd. Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. क्यों ऐसा एडवाइस किया जाता है कि किसी भी लगेज को बस के रूफ के ऊपर बांध के रखो. तो आप जानते हैं वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. अकॉर्डिंग टू दैट 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर लगेज रखा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर बस स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि बैग के ऊपर एक बैकवर्ड जर्क फील होगा, जिसकी वजह से बैग पीछे की तरफ गिर सकता है अगर वो टाई नहीं हुआ तो. सेम वे अगर बैग रखा हुआ है और बस मोशन में,
तो आपको पता है अगर ब्रेक लगाया ड्राइवर ने तो बैग फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरने की तरफ ट्राई करेगा। ओके, और रही बात तीसरे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, अगर ड्राइवर ने राइट या लेफ्ट टर्न लिया तो भी हमारा बैग उसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेगा जो स्ट्रेट डायरेक्शन है। तो अगर उसने राइट लिया तो वो लेफ्ट तरफ गिर जाएगा, और सामने ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न लिया तो वो राइट की तरफ गिर जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कहा जाता है कि यू हैव टू टाई योर लगेज ऑन द बस रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट आपको कैसे लिखना है दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। सी, व्हेन some luggage is placed on the roof of a bus which is initially at rest, the acceleration of the bus in the forward direction will exert a force that is in the backward direction on the luggage. Okay, ये हो गया पहला। In a similar manner, when a bus is initially in a state of motion, अगर बस मोशन में suddenly comes to rest means driver has applied a brake. So due to the application of brake, a force in the forward direction is exerted on the luggage. Now, depending on the mass of the luggage and the magnitude of the force, the luggage may fall off bus due to inertia. I told you about the inertia of direction, वो भी यहाँ पे apply होगा. Tying up the luggage will secure its position and prevent it from falling off the bus. Okay? I hope आपको समझ में आया होगा। आइए नंबर 4 को देखते हैं। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because A. The batsman did not hit the ball hard enough. B. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. C. There is a force on the ball opposing the motion. D. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. So ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, वी हैव टू आंसर इट। तो देखो, बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये भी नहीं हो सकता। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये एक बार सही हो सकता है, ठीक है, और यही आपका सही आंसर है। So when the ball rolls on the flat surface of the ground, its motion is opposed by the force of friction. This frictional force eventually stops the ball. Therefore, the correct answer is C. If the surface of the level ground is lubricated with oil or some other lubricants, the friction that arises between the ball and the ground will reduce. ये बात तो सही है, अगर हम lubricant का यूज करते हैं फ्रिक्शन कम हो सकती है। As you can see here, now ground will reduce which will enable the ball to roll for a longer distance. I hope आपको समझ में आया होगा। We are moving ahead with the new question that is based on the numerical. That means ये solving based question है। तो a truss starts from rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration, पहले तो हमें acceleration ढूंढना है, and also find the force acting on it. If its mass is 7 ton, हमें mass दे रखा है तो हम इसका force निकाल सकते हैं। Clear? Now see, u हमारा 0 because it is started from initial, so initial velocity is 0. s हमारा 400 है, टाइम हमारा 20 सेकेंड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ द ट्रक आपको पता है 7 टन दिया हुआ है, हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है यहाँ पे, दैट इज S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u है, t है, ठीक है, a निकालना है और s भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ पे। वैल्यूज रखें तो हमें a अब पता चल जाएगा। ओनली a इज अननोन वैल्यू, तो जस्ट सी द कैलकुलेशन। 400 और वो टर्म 0 हो गया इसलिए हमने लिखा नहीं है।
सो 200 ए इक्वल्स टू 400, तो 200 2 डायरेक्टली आप काट दो तो भी चलेगा, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए। तो मास कितना है 7 टन, तो 7000 केजी हो जाएगा। तो 7000 इंटू 2 दैट इज 14,000 न्यूटन। तो फोर्स हमारा आ गया 14,000 न्यूटन। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके ये वाली इक्वेशंस को देख सकते हैं। मूविंग अहेड विद द न्यू क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. So what is the force acting on it? हमें फोर्स निकालना है जो इस पे एक्ट हो रहा है, जो कि इसको रोकने में हेल्प करेगा। देखो पहले तो फेंकना था, फेंक दिया, अब ढूंढने निकले। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी अगर होगी तो ही स्टोन थ्रो होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 50 मीटर and final velocity is 0. Start. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? Force of friction क्या है? तो सपोज करो आपके जैसे एक बदमाश लड़का है, क्या कर रहे हैं, स्टोन को थ्रो कर रहा है। इट इज थ्रोइंग अ स्टोन। अब स्टोन तभी थ्रो हो सकता है जब उसके पास क्या हो, इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। मूव कब करेगा, जब उसके पास क्या अवेलेबल होगा, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रोजन लेक है, फ्रोजन लेक का मतलब जो जिसके ऊपर ये जिसके धीरे से फिसल के जा सके। तो ये गया होगा इस तरीके से, और आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इट विल गेट स्टॉप। कितना ट्रैवल करने के बाद 50 मीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 मीटर ट्रैवल किया और फिर रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। वेरी गुड, 0। अब यहाँ से पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रही होगी, वहीं पे मास इसका दे दिया है, व्हाट इज द मास 1 kg। क्या दिया हुआ मास 1 kg। क्लियर है, बस इतना ही डेटा। यू है, वी है, एस है, हमें चाहिए फोर्स। मास तो ऑलरेडी है, दैट मींस फोर्स के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक्सेलरेशन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे निकालना, एक्सेलरेशन। अब देखो जनरल फॉर्मूले पे इसलिए नहीं जा सकते, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। टी हमारे पास नहीं है, तो हम जाएंगे कौन सा यूज करने के लिए, डायरेक्टली थर्ड। क्यों, टी सेकेंड वाली इक्वेशन में जरूरत होता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन हम फाइनल वेलोसिटी के लिए ढूंढने के लिए, बट फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली किस पे जंप करेंगे, थर्ड पे। क्यों, ए चाहिए, एस है मेरे पास, यू है मेरे पास, वी भी है मेरे पास। सो वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डेटा के हिसाब से v भी है मेरे पास, u भी है मेरे पास, s भी है मेरे पास। a में निकाल सकता हूँ, a के लिए क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। v कितना है, 0, जरूरत ही नहीं है। u कितना है, 20 स्क्वायर 2। a कितना है, नहीं सॉरी, s होगा ना, एक s होगा। डिस्टेंस कितनी है, 50। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे -400, 20 का स्क्वायर -400 अपॉन 100, तो 2 0 कटे तो कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे नेक्स्ट क्या ढूंढना था यहाँ पे, मेन चीज क्या थी, फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो कितना लगा -4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब नेगेटिव क्यों है, जस्टिफिकेशन ये है कि ये फोर्स की वजह से ये रुक रहा है, तो इसलिए फोर्स कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसको ब्रेक मारने में हेल्प लग रही है, ब्रेक मारने में, तो इसलिए वो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर, पॉजिटिव फोर्स होता तो
तो इसको धक्का मारता इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव फोर्स होता तो इस डायरेक्शन में धक्का मारता, बट नेगेटिव है, इसके लिए क्या कर रहा है, ये रुक रहा है। इज इट क्लियर? इट इज अगेंस्ट द मोशन। अगर आपको अभी भी समझ ना पड़ी है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। We are moving ahead with the new question, that is question number 7. An engine, 8000 kg engine pulls a train of 5 vega each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. 7 number. A 8000 kg engine pulls a train of 5 vagas, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. अब आधों को यही समझ में आएगा कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है। इट्स नथिंग, इट्स सिंपल फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। अब हुआ क्या यहाँ पे, वो देखो कितने की इंजन है, सिंपल क्या है, इंजन है। ये इसके वेगन्स है, कैसे, कितने वेगन्स है, 5 है। मैं सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ, बाकी मैं ट्रेन ही बना रहा हूँ। 5 भी नहीं, 2 ही, रेस्ट ऑल डॉट डॉट डॉट। एक कितने का है, 2000 kg का है, और इंजन अकेले कितने का, 8000 kg। ऐसे कितने, 5, तो 5 है तो इंटू 5 कर दोगे, टोटल वेट हो गया। टोटल वेट या टोटल वेट बोलो, तो व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ दिस सिस्टम? 1 lakh kg. टोटल वेट कितना हो गया? 1 lakh. इंजन प्लस 5 वेगन्स, तो इंजन कितने का, 8000 का, 5 वेगन्स कितना हो गया, 8000 प्लस 10,000 कितना हुआ टोटल, 18,000। तो मास ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं हम कितना है, ठीक है, टोटल मास ही कर लो, यहाँ ज्यादा बेटर मास करेगा, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो मास कितना हो गया हमारा, 18,000। अब मैंने जैसे ही बोला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्स निकालना, नेट फोर्स। क्या निकालना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इंजन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। कितने का लग रहा है, 5000 न्यूटन का, हाँ या ना? कितने का फोर्स लग रहा है जो फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन करेगा क्या, ट्रेन को रोकेगा, बट ट्रेन उसी समय कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, 40,000 का। कितने का, 40,000 इस डायरेक्शन में, और 5,000 इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ऑपोजिट लगेगा। कैसे लगेगा, ऑपोजिट। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो हम मान लेते हैं जो उस तरफ लग रहा है, उस तरफ लग रहा है इसको पॉजिटिव, और इस तरफ लग रहा है नेगेटिव। तो नेट फोर्स मेरा कितना आया, व्हाट विल बी नेट फोर्स, 40,000 प्लस माइनस 5,000। भाई माइनस, बिकॉज उसकी साइन माइनस हमने कंसीडर की हुई है। ये कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, 5,000 न्यूटन। इज इट क्लियर? दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जो नेट बोला, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो एक्सेलरेटिंग मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करना, एक्सेलरेटिंग मतलब आगे बढ़ना। तो दिस इज योर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सेकंड है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। भाई एक्सेलरेशन बोला, साफ साफ वर्ड है, एक्सेलरेशन कितना है ट्रेन का। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, बी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ए निकालना। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉस ऑफ मोशन, एफ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास फोर्स है, नेट फोर्स, सिस्टम में नेट फोर्स है, मास है हमारे पास, जस्ट नाउ फोर्स हमारे पास, जस्ट नाउ कैन वी गेट ए, ये मिल जाएगा। एक्सेलरेशन पूछा है, ए क्या हो गया यहाँ पे, एफ अपॉन एम। एफ कितना है भाई, देखो एफ इक्वल्स टू एम है, तो ए निकालना है, तो इसको तो नीचे ले जाना पड़ेगा,
फोर्स कितना है, नेट फोर्स 35,000 आया समझ में। मास कितना है 18,000 ये रहा। कट करो 3 0, 35 से 18 को डिवाइड करोगे तो 1 जार जाएगा पहले, फिर 0.94 के आजू बाजू आपका आंसर आएगा। सो अप्रॉक्स वी आर टेकिंग एट 2 डेसिमल 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, राउंड ऑफ आप 2 भी कर सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.9 मतलब 2 के बराबर ही होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आ गया आपका ए नेट फोर्स, बी आपका एक्सेलरेशन। डन।